वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप प्लीज़ कोर इंग्लिश लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट कवर कराइए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज से ये सब्जेक्ट शुरू करने जा रही हूँ, जो कि आता है बीए और बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में। तो सब्जेक्ट का नाम है बेसिकली कोर इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के थ्रू समझेंगे, मतलब लिटरेचर के थ्रू ये हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में समझाएंगे इस मटेरियल में। ठीक है, तो इस मटेरियल में बेसिकली हमारी 5 यूनिट हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट तरीके के लिटरेचर की चीज़ों के थ्रू हम इंग्लिश को समझेंगे। पहली यूनिट में है लाइफ नैरेटिव, सेकेंड यूनिट में पोइट्री के थ्रू हम जानेंगे इंग्लिश को थोड़ा सा, उसके बाद हम थोड़ा सा नॉवेल्स के थ्रू और एकेडमिक एसेज के थ्रू भी इंग्लिश को समझेंगे थोड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट 1। यूनिट 1 में जो हमारे को बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है लाइफ नैरेटिव्स के बारे में। बेसिकली लाइफ नैरेटिव्स होती क्या है? लाइफ नैरेटिव्स जो होती हैं ये एक जनरल टर्म होती है जो कि यूज़ की जाती है उन स्टोरीज़ के लिए जिसमें कि लोग अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा बायोग्राफी होती है, ऑटोग्राफी होती है, ठीक है, या इवन आर्टिकल होता है लाइफ, अपनी लाइफ का किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, तो उनको हम लाइफ नैरेटिव्स कहते हैं, जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बता रहे हैं। अब ये जो होती है ये डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकती है, जैसे आजकल ब्लॉग वगैरह लिखते हैं पीपल, मतलब लोग, या फिर लोग जो है इसको एक नॉवल के रूप में या एक बुक के रूप में, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी की तरह भी छापते हैं। तो कोई जब अपनी लाइफ की इंस्टेंस बताता है तो उसे हम लाइफ नैरेटिव कहते हैं। अब लोग लाइफ नैरेटिव लिखते क्यों हैं? लोग जो है लाइफ नैरेटिव लिखते हैं लोगों को बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, या तो उन्हें कुछ लाइफ में पेन फील हुआ है या कुछ अकेलापन फील हो रहा है, ताकि वो हेल्प कर सके उन लोगों को जो ऐसे ही इमोशंस से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, और उन इमोशन से कैसे ओवरकम हो पाए या अपने आप को कैसे संभाले। तो इस सोच से लोग जो है लाइफ नैरेटिव्स को लिखते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी लोगों के अपने अपने रीज़न हो सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द मेन रीज़न। ठीक है, अब जो लाइफ नैरेटिव्स होते हैं वो एक विकीपीडिया के पेज के जैसे नहीं होते। जैसे अगर आप सभी जानते हैं विकीपीडिया क्या होती है, तो जैसे विकीपीडिया में क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, कितनी पढ़ाई की हुई है, शादी किससे हुई है, कितने बच्चे हैं, या कैसे करियर ग्राफ रहा, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, क्या क्या मेजर इवेंट थे। नहीं, वो नहीं होता। दिस इज काइंड ऑफ बायोडेटा। बट लाइफ नैरेटिव जो होते हैं बुक होती है जिसमें इमोशंस आते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। तो ये लाइफ नैरेटिव विकीपीडिया के पेज से बहुत डिफरेंट होता है, इसको आपने समझना है। तो इस यूनिट में वो हमें क्या करने वाले हैं, हमें इस यूनिट में 4 लाइफ नैरेटिव्स पढ़ाई जाएंगी, जो कि पहली है कमला दास की, जो कि उनकी बुक में से एक चैप्टर है द पार्क स्ट्रीट होम की बुक में से कुछ 1-2 चैप्टर्स और कुछ नरेशंस हमें दी हुई हैं। दूसरी है मयंक अस्टन सूफी की लाइफ नैरेटिव, फिर उसके बाद है किशाल्या भट्टाचार्य जी की लाइफ नैरेटिव, और फिर है वॉल्टर इसाकन की लाइफ नैरेटिव। तो उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किए और क्या चीज़ें इस मटेरियल में शेयर की गई हैं, वो हम छोटे छोटे सेगमेंट में इस यूनिट 1 में पढ़ेंगे। अब वो कहते हैं कि ये लाइफ नैरेटिव हम आपको क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप समझ पाएँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ नैरेटिव कैसे होते हैं, कोई किस तरीके से लिखता है, कोई किस तरीके से लिखता है। तो आपको टाइप्स ऑफ लाइफ नैरेटिव पता चल जाएंगी, मतलब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं लाइफ नैरेटिव्स की वो पता चलेंगी आपको, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में जो है ये लाइफ नैरेटिव्स लिखे जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल पता चलेंगे। और राइट शॉर्ट अकाउंट ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मतलब ये सब पढ़ने के बाद आपको भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि जब आप इस पूरी यूनिट को पढ़ लेंगे तो ये 3 चीज़ें ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, अब इसमें जो 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन कौन से हैं जो ऊपर मैंने आपको ये दिखाए, ये वाले, इन चारों सेक्शन में हर एक सेक्शन में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है उस लाइफ नैरेटिव के बारे में, उसका बैकग्राउंड दिया गया है, ग्लोसरी दी गई है, मतलब वोकैबुलरी के भाई वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं कुछ, और क्रिटिकल कमेंट्री दी गई है, मतलब कि उसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्या रीज़न होगा, क्या सीख मिलती है। तो उस लाइफ नैरेटिव की क्रिटिकल कमेंट्री भी है।
इन सब चारों सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहली लाइफ नैरेटिव की, जो कि है कमला दास की, विच इज माई स्टोरी। माई स्टोरी के नाम से इनकी ये बुक है कमला दास की, जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है। अब सबसे पहले अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन है ये जान लेते हैं। कमला दास जो है, शी वॉज बोर्न ऑन 1934 और 2009 में उनका निधन हो गया था। वो एक फेमस इंडियन पोएट थी और नोवेलिस्ट थी, जिन्होंने इंग्लिश और मलयालम, जो कि उनकी मदर टंग है, उसमें उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, नॉवल लिखी है और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। उन्होंने मलयालम में जब राइटिंग की तो उन्होंने अपना पेन नेम बोलते हैं, मतलब उनका रियल नेम तो कमला दास था, पर उन्होंने अपने आप को एक पेन नेम दिया था जो कि था मधावी कुटी। ठीक है, तो मधावी कुटी के नाम से उन्होंने मलयालम में बहुत सारा लिटरेचर वर्क किया है। शी वॉज बोर्न इन थिरसर, केरला, केरला में उनका जन्म हुआ था। इन अ फेयरली प्रिविलेज्ड फैमिली, मतलब एक बहुत अच्छी फैमिली में थी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी जो मदर थी नलापट बला मानी अम्मा, शी वॉज ए वेल नोन मलयाली पोएट। उनकी मदर भी बहुत वेल नोन मलयाली पोएट थी। उनकी मदर ने करीबन 20 कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश किया था। और उनके जो फादर थे वीएम नायर, वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे इन ऑटोमोबाइल कंपनी और एडिटर थे एक जर्नल के, विच इज कॉल्ड मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि इन अ वे। तो अब वो कहते हैं कि जो कमला दास जी हैं, उन्होंने जो पोएम लिखी वो थी इंग्लिश में समर इन कैलकाटा इन 1965, द डिसेंडेंट्स इन 1967 एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स इन 1973। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, 2 नॉवल लिखी हैं और बहुत सारे ऐसे लिखे हैं एज ए सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट। सिंडिकेटेड कॉलमनिस्ट मतलब एक साथ उनके जो ऐसे हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में छपे थे। ठीक है, तो एज ए सिंडिकेटेड जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने साथ साथ इसका मीनिंग लिखा हुआ है। अगर आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो टिपिकल वर्ड आ रहे हैं उनके मीनिंग मैंने आपको साथ साथ कमेंट में बताए हैं। तो आप 1 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करके अगर आपको इसका मतलब समझना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, शी हैज़ पब्लिश्ड 25 बुक्स एंड कलेक्शन ऑफ poetry, and it is her biography, My Story 1976, that remain her most well known work. उनकी जो अपनी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी थी माई स्टोरी, सबसे फेमस उनका काम रहा था। कमला दास जी को ऑनर्ड किया गया था केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से इंग्लिश के लिए इन 1984, और उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए भी सेम ही साल में नॉमिनेट किया गया था। और 1 फरवरी 2018 को गूगल ने भी उनको ऑनर किया था विद अ डूडल। आप देखते हैं ना गूगल के ऊपर आजकल छोटी छोटी फोटो आती है, उसको डूडल बोलते हैं, तो वो उनके नाम से उन्होंने एक डूडल 1 फरवरी 2018 को पब्लिश किया था उनको ऑनर करने के लिए। ठीक है, अब ये जो स्टोरी उनकी बुक है माई स्टोरी, इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन अ सीरियलाइज्ड फॉर्म इन मलयालम वीकली मालयानादु। ओके, मलयाली में ये नाम है, मालयानादु न्यूज़पेपर का नाम होगा। वहाँ पे एक सीरियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब पहले कुछ आया चैप्टर, फिर दूसरा आया, तो धीरे धीरे करके इस वीकली न्यूज़पेपर में उनका ये जो माई स्टोरी हुआ था, पब्लिश हुआ था। और उनकी बुक आई माई स्टोरी की एंते कथा इन 1973। ठीक है, उनकी जो बायोग्राफी थी उन्होंने बहुत सेंसेशन मचा दी थी उनकी लिखी हुई बायोग्राफी में। क्यों? क्योंकि वो अपनी बायोग्राफी में उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली अनडाइल्यूटेड डिपिक्शन मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं किया। ऐसा पढ़ने में ऐसा लगता था कि बिल्कुल आंखों के सामने वो चीज़ें दिख रही हैं और बिल्कुल कितनी सच्चाई है, प्योरिटी में लिखी हुई, प्योरिटी से लिखी हुई है उन्होंने। तो उन्होंने अनडाइल्यूटेड डिपिक्शन दिया अपनी लोनलीनेस का। उनकी शादी में, मतलब उनकी जब शादी हुई होगी तो उनको बहुत लोनलीनेस फील होती होगी, उसका उन्होंने बिल्कुल अनडाइल्यूटेड डिपिक्शन दिया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। हर एडल्ट्रेस अफेयर एंड हर लिटरेरी करियर अपील टू द रीडर्स। उनका जो मतलब जवानी के टाइम में उनके जो अफेयर रहे होंगे और उनका जो साहित्य का काम था वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिखाया है। हालांकि बहुत लोग शॉक हो गए थे। देयर आर मैनी अकाउंट्स अबाउट हाउ हर ओन फादर ट्राई टू स्टॉप द पब्लिकेशन ऑफ एंते कथा।
मतलब बहुत लोग शौक हो गए थे जान के, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में इस चीज़ को मेंशन किया होगा कि उनके पापा ही नहीं चाहते थे कि उनकी बायोग्राफी जो है पब्लिश हो। एंते का था उनकी बायोग्राफी का नाम था। मे बी क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी सच्चाई या बहुत ऐसी चीज़ें लिख दी जो उनके फादर चाहते होंगे पब्लिक में नहीं आए। ठीक है। इन माई स्टोरी कमला दास ट्रेसेस हर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड इन कैलकाटा एंड मालाबार। उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है जो कि उनका बीता कैलकाटा और मालाबार में। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया अपनी शादी के बारे में जो उनकी एक बहुत ही बड़े बैंकर से हुई थी। बैंकर मतलब उनके हस्बैंड बैंक में काम करते होंगे और उनसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, माधव दास, जबकि वो सिर्फ 15 साल की थी और 16 साल में वो मदर बन गई थी। तो उसके बारे में भी उन्होंने इस स्टोरी में अपनी बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो कैसे लोनली उन्होंने फील किया अपनी शादी में, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है काम में बिजी रहते थे और वो अकेला बहुत फील करती थी। तो हालांकि उनके हस्बैंड ने उनको एनकरेज किया टू राइट, के उन्होंने उसको उत्साहित किया कि तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें पोएट या ये सब काम करना चाहिए लिटरेचर का, लेकिन स्टिल वो हैप्पी नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ अपनी शादी में। In her autobiography, she questioned the traditional roles thrust upon women in परियारचल सोसाइटी। ओके, अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो क्वेश्चन पूछ रही हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं? वुमेन्स के रोल के ऊपर। किसके ऊपर? कौन सी सोसाइटी में? पैट्रियार्चल सोसाइटी, पैट्रियार्चल। ओके, पैट्रियार्चल सोसाइटी के बारे में। पैट्रियार्चल सोसाइटी क्या होती है? वो सोसाइटी जो कि मेन से कंट्रोल होती है, कहते हैं ना मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो वो उस मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वुमेन्स का रोल क्या है इस सोसाइटी में। इस तरीके की उन्होंने क्वेश्चन अपनी ऑटोबायोग्राफी में पूछे हैं। और उन्होंने ओपनली अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा है दूसरे मेंस के साथ इन हर बायोग्राफी। और कमला दास इन्फ्लुएंस्ड एन एंटायर जनरेशन ऑफ वुमेन राइटर्स इन केरला, बट हर ऑनेस्टी इन डिपिक्टिंग हर फिजिकल डिजायर्स रिमेन्स अनमैच्ड। कमला दास ने इन्फ्लुएंस किया उस जनरेशन की सभी वुमेन राइटर्स को केरला के अंदर, पर उनकी जो ऑनेस्टी थी दर्शाने में, उनकी जो फिजिकल डिज़ायर थी उसको दर्शाने में उन्होंने जो ऑनेस्टी दिखाई है वो कोई भी वुमेन राइटर केरला में मैच नहीं कर पाई। ठीक है। नो वंडर, मतलब इसीलिए शायद जो माई स्टोरी उनकी बुक थी वो बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफीज में काउंट होती है बाय एन इंडियन वुमेन। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था माई स्टोरी के बारे में कि कमला दास जी ने लिखी, उनका बैकग्राउंड क्या था और उनकी स्टोरी बुक में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। ठीक है। तो अब हम स्टडी गाइड, मतलब इसका एक छोटा सा शुरुआत करते हैं जो उनकी स्टोरी बुक का एक चैप्टर है, द हाउस ऑन पार्क स्ट्रीट। ठीक है। द पार्क स्ट्रीट होम इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। ये सेकेंड चैप्टर है उनकी बायोग्राफी का जो कि हम इस स्टडी मटेरियल में पढ़ेंगे। ठीक है। पार्क स्ट्रीट वॉज अ फेमस पोस्ट लोकेलिटी इन कैलकाटा इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। मतलब आज़ादी से पहले के टाइम में कैलकाटा में एक पार्क स्ट्रीट नाम की एक फेमस कॉलोनी होती थी। और उनके जो फादर थे, किनके फादर? कमला दास जी के फादर। ठीक है। अभी उनके बचपन की बात चल रही है इसमें। उनके जो फादर थे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे इन वॉलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि लग्जरी कार सेल करती थी प्रिंस को और उनके रिलेटिव्स को। उस टाइम पे तो प्रिंस और किंग ये सब कुछ होता था ना, प्री इंडिपेंडेंस ईरा की बात हो रही है। द फैमिली लिव्ड अबव द रिपेयर यार्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी। मतलब कमला दास जी की जो फैमिली थी वो रिपेयर यार्ड जो था ट्रांसपोर्ट कंपनी का वहाँ पे रहती थी। इन दिस चैप्टर शी डिस्क्राइब हर अर्ली लाइफ इन कैलकाटा। इस चैप्टर में उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ के बारे में जो कैलकाटा में बीती और अपने भाई के साथ थी वो उस समय पे, उनका भाई भी था एक, उसके बारे में उन्होंने बताया है। वो और उसके भाई ब्रिटिश स्कूल में जाते थे और उन्होंने बताया कि कैसे उनके पेरेंट्स उनको निग्लेक्ट करते थे। मतलब कि मतलब उनको लगता था कि हमारे पेरेंट्स हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो और उनका भाई अपने आप को बिजी रखते थे। ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है डिस्क्रिप्शन से उनके पेरेंट्स की वेडिंग की। मतलब कि कमला दास जी के जो पेरेंट्स थे उनकी शादी कैसी थी इसकी डिस्क्रिप्शन से ये चैप्टर शुरू होता है। ये कहती हैं कि इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जैसे कि बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली, और वैसे ही उनकी फैमिली थी। और उनके फादर जो थे डीपली इन्फ्लुएंस थे गांधी जी के आइडिया से ऑफ सिंप्लिसिटी एंड नेशनलाइज्म। ठीक है। तो कमला दास
की जो मदर थी वो बिलोंग करती थी एक अपर क्लास फैमिली से, लैंडलॉर्ड की, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो अपर क्लास फैमिली से थी। और जब उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड ने, किनके हस्बैंड ने, कमला दास जी की मदर के हस्बैंड ने, मतलब कमला दास जी के फादर ने उनको परमिट नहीं किया कोई भी गोल्ड ज्वेलरी या फिर एक्सपेंसिव क्लोथ पहनने के लिए। उनको सिर्फ खादी के कपड़े, और दैट टू वाइट या फिर ऑफ वाइट कलर के खादी के कपड़े पहनने को बोला, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं कि रीड दिस पैसेज केयरफुली एंड नोट द ऑनेस्टी विच शी कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या किया गया है, नीचे हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी के चैप्टर से कुछ कुछ लाइनें उठा करके दिखाई गई हैं, जिसमें कि बताया कि देखिए उन्होंने कितने अच्छे से, कितने ऑनेस्टी से अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को दिखाया है। तो ये जो लाइन है, जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 4 उनकी स्टोरी बुक का पेज नंबर 4 है, जिसमें उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है। अभी तक हम यहाँ बात कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि इस चैप्टर में क्या है। अब ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जो एज इट इज उस मटेरियल से उठा करके या उनकी बुक से उठा करके यहाँ पे लिखी गई है। तो उन्होंने पेज नंबर 4 पे एक लाइन लिखी है, माई मदर डिड नॉट फॉल इन लव विद माई फादर, दे वर डिसिमिलर एंड हॉरिबली मिसमैच। मतलब मेरी मदर को मेरे फादर से प्यार नहीं था और वो बहुत ही अलग थे और बहुत ही गलत तरीके से मिसमैच थे, मतलब कि उनकी बस शादी करा दी गई पर उनका कोई मैच नहीं था। तो ये उन्होंने अपनी स्टोरी बुक में पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है। अब हम आते हैं फिर से, हमने बोला था ना कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन या क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगी स्टोरी की, तो ये एक तरीके से क्रिटिकल इवैल्यूएशन है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। द ऑथर इवन एज अ यंग चाइल्ड सेंस दैट हर पेरेंट मैरिज वॉज एन इल्यूजन ऑफ डोमेस्टिक हार्मनी एंड दैट टू बिकॉज हर मदर रिमेन टिमिड। तो वो कहते हैं कि कमला दास जी जब छोटी थी वो तभी से सेंस कर रही थी कि उनके पेरेंट्स की जो शादी है वो इल्यूजन ऑफ डोमेस्टिक हार्मनी है। इल्यूजन ऑफ डोमेस्टिक हार्मनी मतलब कि हमारे समाज में होता है ना कि हाँ एक दिखावा दिखा रहे हैं कि हाँ ये घर परिवार बहुत शांति से रहता है। इल्यूजन मतलब दिखावा कि बहुत शांत परिवार है और बहुत अच्छी फैमिली है, बट अंदर ही अंदर उनके मदर फादर बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे और उनकी आपस में इतनी अच्छी नहीं बनती थी। एंड दैट टू बिकॉज हर मदर रिमेन टिमिड, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी जो मदर थी कमला दास जी की मदर, उन्होंने कभी करेज नहीं दिखाई अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की या अपने हस्बैंड को कुछ बोलने की। तो इसीलिए उनको लगता है कि मेरी मदर ने करेज नहीं दिखाई और इसलिए वो इल्यूजन रहता था बाहर के लोगों को कि हाँ इनके घर में शांति बनी हुई है, जबकि अंदर से उनकी मदर हैप्पी नहीं थी। It requires immense courage to write so openly about the shortcoming of people closest to you, especially your parent. वो कहते हैं डेफिनेटली बहुत करेज चाहिए अपनी फैमिली के बारे में लिखने के लिए ओपनली। और इसी ऑटोबायोग्राफी के दूसरे पार्ट में उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी लिखा है कमला दास जी ने। एज अ मैरिज इन द कन्वेंशनल सेंस माइन वॉज अ फ्लॉप। उन्होंने पेज नंबर 187 पे लिखा है कि मेरी शादी भी कन्वेंशनल सेंस में हुई थी, मतलब माँ बाप की मर्जी से ऐसे अरेंज मैरिज हो गई थी और वो भी एक फ्लॉप शादी थी। फर्स्ट चैप्टर में कमला दास जी ने बताया है अबाउट हर मदर, अपनी मदर के बारे में बताया जो कि बहुत ही वेग और इनडिफरेंट थी। वेग मतलब कि अनसर्टेन थी, उनको अपने बच्चों के बारे में पता नहीं था, क्लियर नहीं था उनको। क्यों? टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, क्योंकि स्पेंडिंग हर टाइम, शी यूज टू स्पेंड हर टाइम लाइंग ऑन हर बेड, मतलब वो उसकी जो मदर है अपना सारा टाइम बेड पे सोते सोते और राइट पोएम्स लिखते लिखते बिताती रहती थी। और जबकि उनके जो फादर थे वो बिजी रहते थे अपने काम में। क्या था उनका काम? सेलिंग रोल्स रॉयस एंड बेंटली, लग्जरी कार्स टू प्रिंस, जो हमने पहले भी पढ़ा। As a young child, the author could sense the lack of appreciation in her parents' eyes. Without any irony, she writes. वो किसी भी आयरनी मतलब होता है व्यंग, ठीक है, किसी भी तरीके का व्यंग करते हुए उन्होंने बिल्कुल सीधे लिखा है कि हमने बचपन में कभी भी अपने माता पिता से कोई भी एप्रिसिएशन नहीं देखा, मतलब कुछ भी हमें प्रेज नहीं करते थे, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे। इसी चीज़ को लिख रहे हैं। पेज नंबर 5 पे उन्हीं की बुक में उन्होंने लिखा है वी मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड आवर पेरेंट्स अ ग्रेट डील, मतलब वो कह रही है कि शायद हमने ही अपने पेरेंट्स को बहुत डिसअपॉइंट किया होगा। दे डिड नॉट टेल अस सो, हालांकि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी ऐसा नहीं बोला, पर वो फील कर रही थी कि शायद हमने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट फील किया है। बट इन एवरी सिंगल जेस्चर एंड इन एवरी वर्ड इट वॉज एविडेंट, वो कह रहे हैं कि शायद हमने अपने पेरेंट्स को बहुत डिसअपॉइंट किया एज अ बच्चा। ऐसा हमारे पेरेंट्स ने कभी कहा नहीं, लेकिन उनके हर जेस्चर में, उनके हर वर्ड में ऐसा हमें दिखता था।
ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। शी somehow thinks that the parents are indifferent towards them। उनको लगता था कि उनके पेरेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और उनके साथ ऐसा रूखा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो और उनके भाई दोनों ही बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग थे और काले थे, डार्क स्किन थे, ठीक है। वो कहती है कि जो बच्चे होते हैं अनहैप्पी मैरिज में जनरली अपने आप को ही ब्लेम करते हैं पेरेंट्स के बीच में जो भी परेशानियां होती हैं उसके लिए। इट मस्ट हैव बीन पेनफुल फॉर हर टू लुक एट हर सेल्फ दिस वे। तो उनके लिए वो लिखा है कि बहुत क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है कि उनके लिए शायद उनका बचपन बहुत ही पेनफुल रहा होगा अपने बारे में ऐसा सोचने के लिए। उनका जो चाइल्डहुड था नो डाउट बहुत लोनली था, और वो अपने ड्राइंग रूम को उन्होंने डिस्क्राइब किया जहाँ पे शायद ही कोई मेहमान आता था, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी लोनलीनेस की जो एबिलिटी है उसको बहुत अच्छे से उसमें दिखाया है। और अपने एक इंटरव्यू में कमला दास ने बोला कि अगर मेरे को बचपन में प्यार मिला होता तो मैं शायद राइटर नहीं बनती। मतलब उन्होंने लिखा है कि मैं राइटर ही इसलिए बन पाई क्योंकि मेरा बचपन जो है बगैर प्यार के बीता और बहुत ही मतलब बेजान टाइप का था, अपने पेरेंट्स से निगलेक्टेड फील करती थी, इसी कारण शायद वो राइटर बन पाई। अगर एक नॉर्मल बच्चा होती, उनको प्यार मिलता अपने पेरेंट्स से, तो शायद वो राइटर नहीं बन पाती। कमला दास ने एक स्पेशल बॉन्ड बताया अपने बड़े भाई के साथ। मतलब 6 साल की कमला दास जी और उनके बड़े भाई थे। उन्होंने कहा कि मेरा और मेरे भाई का बहुत अच्छा जो है बॉन्ड था। हम दोनों ने अपना टाइम खेलते हुए घर के आसपास या फिर रिपेयर यार्ड के ऊपर, जो कि मोटर कंपनी का था जहाँ उनके फादर काम करते थे, वहाँ पे खेलते हुए उन्होंने बताया। और उन्होंने बहुत ही अटेंशन पे की है अपने हाउस की डिस्क्रिप्शन देने के लिए अपनी इस बुक में, जो इस पेज से ऐसे दिखता है कि उनकी नॉवल का ही पार्ट है ये वाला, जिसमें उन्होंने लिखा है वी लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द रिपेयर यार्ड ऑफ द मोटर कार कंपनी। वन हैड टू क्लाइंब 36 स्टेप्स टू रीच आवर फ्लैट। उनके फ्लैट तक पहुंचने के लिए 36 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। रास्ते में राइट की तरफ एक ओपनिंग थी जो कि पहुंचती थी सर्वेंट क्वार्टर तक, वेयर नाइट एंड डे अ फॉसेट लीक्ड नॉइसली। जहाँ पे दिन रात, फॉसेट मतलब होता है नलका, एक टैप, लीक करता रहता था, बहुत शोर मचाता था और बहुत ही बुरी तरीके से लीक करता था। वहाँ पे स्टेंच ऑफ यूरिन मतलब यूरिन की स्मेल आती थी, जिससे कि किसी का उस रास्ते से निकलना बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी। अगर कहीं पे आपको यूरिन की स्मेल आ रही है तो आपके लिए उस एरिया को कवर करना या वहाँ से गुजरना मुश्किल होता है ना, तो उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे अपनी नॉवल में इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। इन द स्पेसेस ऑफ फ्यू लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब साउंड्स एंड स्मेल्स। उन्होंने बहुत सारी जगह साउंड्स और स्मेल्स को और इररेलिवेंसी, अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स लाइक नंबर ऑफ स्टेम्स, यूज ऑफ मेटाफोर एज सैडली, ये सब लिखा है। मतलब ये जो ऊपर की लाइन है इसको क्रिटिकली एग्जामिन करके लिखा हुआ है कि इन सब लाइनों में डॉक्टर ने, ये जो ऑथर ने साउंड और स्मेल को डिस्क्राइब किया है। बहुत ही इररेलिवेंट सी और अनइम्पोर्टेंट सी डिटेल्स डाल दी हैं, जिनको नहीं भी डालती तो चल जाता। तो ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन कहलाता है कि उसने लिखा है तो ये लिखा शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ऑल दीज टुगेदर क्रिएट अ सर्टन मूड और एटमोसफेयर। पर जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं किसी भी बुक में तो हमारे माइंड में इमेजिनेशन होने लगती है और हमारी जो है इच्छा जगी रहती है उस नॉवल या बुक को पढ़ने के लिए, जो कि जनरली ऑलमोस्ट सब राइटर्स इन टेक्निक को यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ ऑथेंटिक पिक्चर। मतलब कि लोग अच्छे से इमेजिन कर पाएँ, एक एक्यूरेट पिक्चर अपने दिमाग में बना पाए, इसलिए सभी राइटर्स इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अब ये कहते हैं कि अपनी इस नॉवल में जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से इमोशनली डिस्टेंस थी, कमला और उनके जो ब्रदर थे उनसे दूर रहते थे। वो अपना टाइम कहाँ बिताते थे? दे स्पेंड देयर टाइम चैटिंग विद गार्डनर, गार्डनर के साथ बात करने में, या फिर स्कारवेंजर। स्कारवेंजर होते हैं वो रद्दी वाला, पता है ना आपको, रद्दी वाला आता है हमारे मोहल्ले में, या पर्सन हु सर्चेस फॉर डिस्कार्डेड आइटम, तो रद्दी वाले को आप स्कारवेंजर कह सकते हो। तो वो किससे बात करते थे? गार्डनर से बात करते थे, स्कारवेंजर से बात करते थे, कुक से बात करते थे। नहीं तो वो दोनों बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइटमेंट ढूंढा करते थे, जैसे कि विंडो के पास खड़े होने में, या रबर टॉयज़ के साथ खेलने में, या फिर एक थ्रेड में कुछ भी चीज़ टांग के एकदम से नीचे गिरा देते थे कि आसपास जाने वाले लोग उसको देख के एकदम से चौंक जाए। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढा करते थे। However, they do find a friend in मिस्टर मेनन। हालांकि उनको मिस्टर मेनन में एक फ्रेंड मिला। मिस्टर मेनन कौन थे? स्टोर के मैनेजर थे, जो कि ऑफिस की स्टेयर्स से नीचे उतर के था, जो कि उनके लिए एक फादरली फिगर थे, उनके लिए उनके पिता के जैसे थे।
वही एक इंसान थे जो उन बच्चों की बातें सुना करते थे और उनसे बात किया करते थे। जो द ऑथर रिमेंबर्स हिज वार्मथ एंड अटेंशन, कमला दास जी को जो उनसे प्यार मिला और वार्मथ मिली और जो अटेंशन मिली वो उसको इस नॉवल में याद करती हैं। उन्होंने इस लाइन में लिखा भी है, वी हैड ओनली वन गुड फ्रेंड, जस्ट वन गुड फ्रेंड हु लाइक टू टच अवर हैंड एंड टॉक टू अस अबाउट लाइफ इन जनरल। तो ये लाइन उन्होंने मिस्टर मेनन के बारे में अपनी नॉवल में लिखी है। उन्होंने बोला कि कमला टेल्स मिस्टर मेनन अबाउट अ डॉल हाउस शी सो एट अ फ्रेंड्स प्लेस एंड ही मेक्स वन फॉर हर। कमला दास जी ने बताया है कि मिस्टर मेनन ने जो कमला जी मिस्टर मेनन को बताती हैं कि उन्होंने अपनी फ्रेंड के घर में एक डॉल हाउस देखा था, जो कि उन्होंने मिस्टर मेनन ने कमला के लिए वैसा एक हाउस बनाया। टेकिंग आउट द टाइम टू क्रेव आउट लिटिल पीसेज ऑफ फर्नीचर एंड पेंटेड, छोटे छोटे फर्नीचर के पीसेज लेकर के उन्होंने पेंट किया और उन्होंने कमला के लिए एक डॉल हाउस बनाया। The children go and look at it frequently, thrilled with the smell of red paint on the doll house. जो बच्चे थे वो बहुत ही खुश होते थे, उसको बार बार जाके देखते थे क्योंकि उन्होंने उस पर रेड पेंट किया था और वो पेंट की स्मेल उनको बहुत अच्छी लगती थी। उनके घर का जो कुक था, किनके घर का? कमला दास जी के घर का जो कुक था वो इल टेम्पर्ड था, मतलब उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। और वो क्यों गुस्सा करता था? वो बंदरों पे चिल्लाता था जो कि किचन से खाना चुरा के ले जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये जो है यहाँ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसको इंग्लैंड जाने में इंटरेस्ट है, जो कि टेलिंग द स्कारवेंजर दैट मिसेस रोज हु इज़ द वाइफ ऑफ हर, जो कि कमला दास जी के फादर के बॉस की वाइफ थी जिनका नाम था मिसेस रोज। वो उनसे ऐसा लगता था कि वो उनके साथ इंग्लैंड जाने में इंटरेस्टेड है। अगर वो उनसे पूछेंगी कि भाई तू मेरे साथ इंग्लैंड चलेगा, तो वो उनका जो कुक है वो उनके साथ इंग्लैंड चला जाएगा। अब वो कहते हैं कि उनकी नॉवल में 1941 के टाइम को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, जिससे कि पता चलता है कि उस समय ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी प्रेजेंस थी कैलकाटा में। कमला नोटिसेस दैट द स्कारवेंजर इज सर्व टी इन अ कप केप्ट स्पेशली फॉर हिम। कमला जी ने नोटिस किया उस टाइम पे जो स्कारवेंजर्स आते थे, मतलब रद्दी वाले जो आते थे, उनको जो चाय सर्व की जाती थी एक सेपरेट कप में सर्व की जाती थी। मतलब कई बार होता है ना कि रद्दी वाला आ रहा है या बाहर से कोई आ रहा है तो मम्मियाँ घर में एक कप रख देती हैं कि एसी का कप है, इसमें इसको चाय दे देंगे। तो वो उनकी एक इनोसेंट बच्चे की ऑब्जर्वेशन थी जो कि हमें बताती है उस टाइम में भी अनटचेबिलिटी, कहते हैं ना छुआछूत, तो उसकी जो प्रेजेंस थी उस टाइम पे भी थी। उनकी ये लाइनें उस चीज को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट दैट चैप्टर कमला दास की बुक माई स्टोरी से। ठीक है, अब ये सम अप कर रहे हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को क्या कह के सम अप करते हैं कि दिस चैप्टर इज अबाउट कमला दास अर्ली चाइल्डहुड, जब वो कैलकाटा में रहती थी उनके चाइल्डहुड के बारे में है। एक लिटिल गर्ल शी कुड सेंस हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता की इनकम्पैटिबिलिटी को सेंस कर गई थी और उन्होंने रिजेक्टेड फील किया, उन्हें प्यार की कमी फील हुई। उन्होंने बताया कि अपने भाई के साथ और डोमेस्टिक स्टाफ के साथ वो कैसे लाइफ जीती थी। उन्होंने अपनी हैप्पी मेमोरी विद मिस्टर मेनन बताया, जो कि ऑफिस में बैठा करते थे उनके फ्लैट के नीचे। वो ही वॉज अ काइंड मैन जिन्होंने उनके लिए डोल हाउस बनाया। अब इसमें क्या है, द टू थिंग्स टू एप्रिशिएट इन हर राइटिंग आर हर कंप्लीट ऑनेस्टी एंड द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब दो चीज़ें जो इनकी राइटिंग में एप्रिशिएट की जा रही हैं, दैट इज ऑनेस्टी और उन्होंने कितने हद तक चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखा है। ये दो चीज़ें उनकी राइटिंग स्टाइल में एप्रिशिएट की गई हैं। शी डजंट शाई अवे फ्रॉम राइटिंग अबाउट द लवलेस एंड शी ऑब्जर्व बिटवीन हर मदर एंड फादर। मतलब अपने माता पिता के बीच में जो प्यार की कमी उन्होंने देखी उसके बारे में लिखने में उन्होंने शाय फील नहीं किया। उनकी जो मेमोरीज है अपने चाइल्डहुड को लेकर के बहुत बड़ी है, इंडिकेटिंग दैट इवन एज अ चाइल्ड शी वॉज अ कीन सेंसिटिव ऑब्जर्वर, कि बहुत ही क्लियर है, बहुत ही बड़ी है कि एज अ बच्चा भी वो बहुत सेंसिटिव थी और बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी। ठीक है, अब ये आ गई इस राइटिंग पैराग्राफ की ग्लॉसरी कि इसमें हमें कौन कौन से नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो पहला वर्ड है बेट्रोथल। बेट्रोथल मीन्स एंगेजमेंट, एंगेज रखना। ठीक है, या लाइक सगाई वाली एंगेजमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, बेट्रोथल। फिर है खद्दर। खद्दर हमें सभी को पता है खादी का कपड़ा होता है, खादी के कपड़े, हैंड वूवन कॉटन फैब्रिक। विडोज वीड मतलब ब्लैक क्लोथिंग वोन बाय विडोज इन विक्टोरियन इंग्लैंड। जब विक्टोरिया साइड का जो इंग्लैंड है वहाँ पे जो विडो लोग होती थी वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनती थी, तो उसे विडोज वीड बोला जाता है।
अरिड यूनियन मतलब ड्राई बैरन लवलेस रिलेशनशिप, मतलब कि उनके मदर और फादर का जो रिलेशन था उसके बारे में वो इस फ्रेज का यूज कर सकती हैं। अरिड यूनियन मतलब बहुत ही ड्राई था और उनके बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। स्वार्थी स्किन मतलब डार्क कलर्ड स्किन मतलब ब्लैक स्किन, ठीक है। मंथली परगेटिव ऑफ कैस्टर ऑयल, मंथली परगेटिव ऑफ कैस्टर ऑयल का मतलब कि उस समय में या आजकल भी बहुत जगह बहुत आयुर्वेदिक तरीके से कि बच्चों के बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए और उनके पेट में से कीड़े निकालने के लिए उनको एक डोज कैस्टर ऑयल की दी जाती थी, तो उसको बोलते हैं मंथली परगेटिव ऑफ कैस्टर ऑयल। स्कारवेंजर मैंने आपको बताया ही था, रद्दी वाला, और द पर्सन एम्प्लॉयड टू क्लीन। पनी पेल चाइल्ड मतलब पनी या फिर पेल चाइल्ड को बोलो बहुत ही पतला सा अनहेल्दी दिखने वाले बच्चा, ठीक है ना। विटल्ड मीन्स कार्व्ड और एज विद वुड मतलब कि वो क्रेव करते हैं ना, जैसे लकड़ी में छैना हथौड़ी से क्रेव कर करके कुछ बनाना, सो दैट इज कॉल्ड विटल्ड। एंड विलायत, उर्दू और फॉरेन लैंड अ नेम ऑफ इंग्लैंड। विलायत मीन्स लाइक विलायत इज लाइक हम बोलते हैं ना अरे ये तो विलायत से आया है, तो फॉरेन लैंड को विलायत बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने अपनी पहली लाइफ नैरेटिव की समरी को कवर किया है विच इज अबाउट कमला दास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सेकेंड लाइफ नैरेटिव को कवर करेंगे विच इज अबाउट एक सेकेंड, विच इज अबाउट सेकेंड लाइफ नैरेटिव हमारा कहाँ था, हाँ, मयंक अस्तन सूफी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मैंने कोशिश की आपको सारी डिटेल्स बताने की ताकि आप अगर इसी को सुनेंगे आराम से रात में सोते हुए कान में लगा करके तो पूरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत अच्छे से समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए ऐसी है, इसलिए इसकी सीरीज आती रहेगी। सारी सीरीज को आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर मेरा चैनल शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, हेल्प दिस चैनल टू ग्रो एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन। टेक केयर, बाय बाय।